आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी अपडेट के बारे में आपको बताएंगे। देश में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पूरे मामले को लेकर एक बयान जारी किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करते हुए आंदोलन के दौरान महिला के साथ हुए बदसलूकी के मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का स्टैंड क्लियर करते हुए महिला को न्याय दिलाने की मांग की है। और इसी के साथ में क्या कुछ कहा है संयुक्त किसान मोर्चा ने, इसकी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि ये बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम जुड़ेंगे और एक साथ जुड़ते रहेंगे। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर किसानों का काफिला लगातार पंजाब से दिल्ली की ओर रवाना हो चुका है। वहीं पर आपको बताएंगे कहां से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं। साथ ही साथ कोरोना काल में बेरोजगार हुए दर्जनों स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना देकर विरोध जताया है। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर गंगा में फेंके गई 100 से ज्यादा लाशें निकलने के बाद मोदी सरकार के कोरोना को लेकर बनाई जा रही रणनीति पर सवाल खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सवाल खड़े होते हैं। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर अपने पार्टी के नेताओं को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी है। और इसी के साथ में आपको बताएंगे दुनिया भर के अंदर लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले से तकरीबन 3 गुना ज्यादा मामले भारत में बढ़ रहे हैं। और इसीलिए देश भर से नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी मोदी सरकार की आलोचनाएं शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी की गलतियां माफी करने लायक नहीं है। यानी देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी बताया गया है। दोस्तों, इसी के साथ चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन को बड़ी सफलता जल्द ही मिलने वाली है, सरकार को आखिरकार झुकना होगा, तीनों कृषि कानून को वापस लेकर एमएसपी पर कानून बनाना होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी करते हुए शहीद महिला के इंसाफ दिलाने को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि शहीद महिला को इंसाफ दिलाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से उनके साथ उनके इंसाफ की लड़ाई के लिए खड़ा है। आंदोलन में किसी महिला के साथ बदसलूकी को बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। इसी के साथ में इस बयान में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आज मीडिया और सोशल मीडिया में पिछले महीने टिकरी बॉर्डर पर बंगाल से आई एक महिला के साथ हुए बदसलूकी के कई सारे खबरें चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये साफ कर दिया है कि किसान मोर्चा पूरी तरह से शहीद महिला के साथ में है और उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने इससे पहले इस मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और इंसाफ दिलाने को लेकर मोर्चा ने कहा है कि लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया जाएगा, न्याय दिलाया जाएगा। इसी के साथ में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रेस रिलीज में लिखा गया कि यह साथी बंगाल से 12 अप्रैल को किसान सोशल आर्मी नाम के एक संगठन के कुछ लोगों के साथ टिकरी बॉर्डर पर पहुंची थी। दिल्ली के रास्ते और दिल्ली पहुंचने के बाद उनके साथ लोगों ने बदसलूकी की। एक सप्ताह बाद महिला को बुखार हो गया और अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन 30 अप्रैल को कोविड के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई। और जैसे ही ये बात संयुक्त किसान मोर्चा को पता चली, कमेटी ने इस पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया। मोर्चा ने टिकरी कमेटी के फैसले के मुताबिक किसान सोशल आर्मी नाम के संगठन के टेंट और बैनर उखाड़ दिए। 4 दिन पहले ही ये सारे बैनर हटाए गए हैं, टेंट हटाए गए हैं। मोर्चा ने मंच से इस घटना के आरोपी को नाम लेकर आंदोलन से बहिष्कृत करने और उसका सामाजिक बहिष्कार करने की भी घोषणा की है। और इसी के साथ में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि संगठन पूरी तरह से महिला और उसके परिवार के प्रति संवेदनशील है और इस पूरे मामले को लेकर इंसाफ दिलाया जाएगा। अपने साथी शहीद महिला के लिए पूरी तरह से न्याय की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि दिनांक 8 मई को उसके पिताजी ने बहादुरगढ़ पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज करवा दी थी, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करने की बात कही है और इसी के साथ में कहा कि एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसी के साथ में एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी और उसका नेतृत्व इस किसान आंदोलन की एक अनूठी ताकत है। हम हर महिला किसान और महिला संगठनों के लोगों को आश्वासन करना चाहते हैं कि किसी भी महिला की स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आएगी और उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन में महिलाओं और औरतों को खुली तौर पर भागीदारी के लिए छूट दी जाएगी और महिलाओं के प्रति सुगम माहौल बनाया जाएगा। और इसी के साथ में आगे ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक समिति का गठन भी कर दिया है, जिसमें महिलाओं के साथ बदसलूकी के मामले को देखा जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रेस नोट को जारी करते हुए इसमें बलवीर सिंह राजेवाल, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हनन मौला और जगजीत सिंह डालेवाल, जोगिंदर सिंह उग्राहा, युद्धवीर सिंह, योगेंद्र यादव और अभिमन्यु कोहाड़ ने नाम जारी करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बयान जारी किया है। और इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर राकेश टिकैत ने किसानों को और उनके आंदोलन को लेकर एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये बांटने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन हम जुड़ते रहेंगे, आंदोलन को मजबूत करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल से किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आई युवती के साथ हुए बलात्कार के मामले को लेकर राकेश टिकैत ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि ये लोग किसान आंदोलन को बांटने की और किसान आंदोलन
आंदोलन को बदनाम करने की तमाम कोशिशें करते जा रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन पूरी तरह से मजबूत है और बिल्कुल भी बटने वाला नहीं है। हम लोग एकजुट हो रहे हैं, हम लोग एकजुटता के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि ये बांटने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हम लोग जुड़ते रहेंगे, ये तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, हम कोली भरने का कोशिश करते रहेंगे। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो किसानों का काफिला एक के बाद एक पंजाब से दिल्ली और उसके आसपास के बॉर्डर पर आना शुरू हो गया है। दिल्ली आने वाले किसानों में ज्यादातर पंजाब के शंभू टोल प्लाजा पर भारी संख्या में एकजुट हुए किसान कूच कर रहे हैं। भारी संख्या में किसान पंजाब से दिल्ली बॉर्डर के लिए निकल गए हैं। कुछ दिन पहले ही गेहूं की फसल काटने के बाद दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर से पंजाब के किसान वापस आ गए हैं। एक और जानकारी की माने तो कोरोना काल में बेरोजगार हुए दर्जन स्वास्थ्य कर्मियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन किया है। और एक और अपडेट की माने तो सरकार के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने खोला मोर्चा, काली पट्टी बांधकर कार्य किए हैं और इसी के साथ में विरोध भी किए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, हरियाणा संबंधित भारतीय किसान और मजदूर संघ एवं हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर काला रिबन बांधकर विरोध जताया है। एक और अपडेट की माने तो बिहार के अंदर गंगा में फेंक दी गई 100 से ज्यादा लाशें। कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कहा अब ये क्या एक्ट ऑफ गॉड है। आपको बता दें कि समय बेहद ही विपरीत चल रहा है। जिस धर्म के नाम पर लोग लड़ने मरने और एक दूसरे को बर्बाद करने पर उतारू है, वहीं पर उस धर्म के ठेकेदार मरने के बाद लाशों के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसे देखकर लोगों की रूहें कांप उठी है। आपको बता दें कि ऐसा पता चला है कि बिहार के बक्सर में गंगा नदी में 100 से ज्यादा लाशें मिली है। माना जा रहा है कि ये लाशें कोरोना से मरने वाले लोगों की है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की लाश परिजन भी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशासन कोविड नियमों का पालन करते हुए लाशों का अंतिम संस्कार करवाती है, लेकिन बक्सर में गंगा नदी में जिस तरह से 100 से ज्यादा लाशें उतराती हुई नजर आई, उसके बाद कहा जा सकता है कि अमानवीय कृत्य है। सरकारी इंतजामों की पोल खुल गई है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन ने एक न्यूज चैनल के वीडियो क्लिप को ट्विटर पर साझा करते हुए कहा कि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लाशें गंगा में तैर रही है, हिलोरे खा रही है। श्रीनिवासन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार में कोविड से मरने वाले 100 से ज्यादा लोगों की लाशों को गंगा में बहा दिया गया। क्या ये एक्ट ऑफ गॉड है? यानी जाहिर तौर पर ये शासन और प्रशासन की जवाबदेही है कि ऐसे लाशों को ठीक तरीके से क्रियाक्रम किया जाए। एक और जानकारी की माने तो बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है और बीजेपी के 61 से ज्यादा विधायकों को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। हम आपको बता दें कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर जहां पर ममता बनर्जी ने आश्वासन दे दिया है कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से पिछली बार यानी पिछले 10 सालों से जिस तरह से मजबूत रही है वैसे ही मजबूत रहेगी। किसी को भी उपद्रव मचाने और तोड़फोड़ करना अलाउ नहीं किया जाएगा। यही बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी के शपथ लेने के बाद से एक भी हिंसा की घटना सामने नहीं आई है। बावजूद इसके केंद्र सरकार अपने विधायकों को सुरक्षा मुहैया करा के कहीं न कहीं संकेत देना चाहती है कि पश्चिम बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। हालांकि इसको लेकर जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। एक और जानकारी की माने तो भारत में दुनिया का सबसे खतरनाक कोरोना वेरिएंट है। तबाही से उभरने में लग जाएंगे कई साल, एक्सपर्ट ने खुलासा किया है। भारत में तबाही मचाने वाला कोरोना का नया वेरिएंट धरती पर वायरस का सबसे संक्रामक म्यूटेशन है। बेल्जियम यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन के जाने माने बेल्जियम के टीम के बड़े साइंटिस्ट ने दावा किया है कि यूके वेरिएंट का जो वायरस था यानी यूनाइटेड किंगडम का जो वायरस था उससे भी ज्यादा खतरनाक भारत के वायरस को बताया गया है। अमेरिकन रेडियो नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत का नया वेरिएंट बेहद संक्रामक है और बड़ी तेजी से फैलता है। इसकी रूप बदलने की क्षमता पर उन्होंने कहा कि लगभग यूके वेरिएंट जैसा है। उन्होंने कहा कि वायरस के ये एडवांटेज देश के अंदर प्रकोप को बढ़ाने के लिए काफी काम कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के रैली, बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़, सावधानी बरतने के तरीकों की अनदेखी कई सारे बड़े और मुख्य कारण है जिसके कारण से देश के अंदर आज कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी और उनके चुनावी रैलियों का भी है। एक और जानकारी की माने तो चेतावनी के बावजूद सरकार चुनावी रैलियां करती रही। प्रधानमंत्री के काम जो हुए हैं वो माफ करने लायक नहीं है। अमेरिका के रिसर्च जर्नल लेसेंट ने एक बार फिर से भारत के अंदर 1 अगस्त तक कोरोना संक्रमण के 10 लाख लोगों की मृत्यु को लेकर रिपोर्ट में खुलासा किया है। लेसेंट के अनुसार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। जर्नल के अनुसार प्रधानमंत्री का नाम इस पूरे मामले को लेकर सीधे तौर पर लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से जिस तरह से चुनावी रैलियां की गई और एक के बाद एक अनदेखी करते हुए लोगों को ये शिक्षा दी गई कि आप वायरस को सीरियस ना ले, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बिना मास्क के घूमते नजर आए। द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक के संपादकीय के हवाले से अनुमान लगाते हुए कहा गया है कि भारत में 1 अगस्त 2021 तक कोरोना महामारी से लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इस राष्ट्रीय त्राही और तबाही के लिए केंद्र की मोदी सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो एक और दुनिया भर के बड़े बड़े एजेंसियों ने मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले को लेकर आरोपी बताया है और प्रधानमंत्री के ही कारण देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर फैली है। इस बयान को पुख्ता किया है। वहीं पर दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का गुस्सा फूटा है। जमीनी सच्चाई से वाकिफ नहीं ऊपर बैठे लोग। स्वास्थ्य मंत्री को लेकर IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के बड़ी बड़ी
बड़ी राजनीतिक पदों पर बैठे लोग यानी चाहे मंत्री हो या फिर बड़े बड़े अफसर हो, उन सभी को ग्राउंड की रियलिटी के बारे में पता ही नहीं है, जमीनी स्थिति के बारे में पता ही नहीं है। कोरोना की इस जानलेवा लहर का एकमात्र इलाज है संपूर्ण लॉकडाउन। ये बात न सिर्फ तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं बल्कि डॉक्टर की सबसे बड़ी संस्थान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर बेहद कड़े शब्दों में आलोचना की है। 8 मई को आईएमए ने बयान जारी करते हुए उसकी भाषा बहुत तीखी करते हुए कहा है कि आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को कूड़ेदान में डाल दिया है। आईएमए ने आरोप लगाया है कि उसके सदस्य और चिकित्सा क्षेत्र के विद्वानों की सलाह को भारत सरकार ने दरकिनार कर दिया है, यानी देश के अंदर साइंटिस्टों का मान नहीं रखा जा रहा। उनके द्वारा जो मांगे की जा रही है, चाहे लॉकडाउन लगाने की हो या फिर कोई और भी बड़ी मांगे हो, उन सभी को मानने से मोदी सरकार परहेज कर रही है, जबकि अभी साइंस पर विश्वास करके ही कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता है जो साइंस से ज्यादा झूठे विज्ञान पर भरोसा रखते हैं, चाहे काउ साइंस हो या और कुछ झूठे दावे हो, उन सभी के भरोसे देश को आगे कोरोना से लड़ाई के लिए धकेला जा रहा है। लेकिन सबसे पहले साइंस के इस्तेमाल करके ही कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये बात मंत्रियों और अधिकारियों को अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर बताइए जरूर कि क्या मोदी सरकार जो साइंस विरोधी है, क्या उसके इस रवैये के कारण ही कोरोना फैल रहा है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 5G मोबाइल सर्विस टेस्टिंग से नहीं आई कोरोना की दूसरी लहर, केंद्र सरकार ने सफाई देते हुए बातें बताई है। इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो शीतलकुची फायरिंग के मामले को लेकर सीआईएसएफ के 6 जवानों को सीआईडी ने समन भेजा है। ममता बनर्जी अपने वादों पर पूरा खड़ा उतरी हैं, जहां पर उन्होंने कहा था कि शीतलकुची में हुए फायरिंग को लेकर जांच की जाएगी और यही हुआ। ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद उन्होंने सीआईडी से जांच कराई है और सीआईडी ने सीआईएसएफ के 6 जवानों को समन भेजा है। शुभेंदु अधिकारी बोले, कहा ममता बनर्जी के इशारे पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी के नेता बदला निकालने में लग गए हैं। बंगाल में नारदा स्टिंग के मामले को लेकर राज्यपाल ने 3 टीएमसी के नेताओं के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दे दी है। 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले आए नारदा स्टिंग टेप में तृणमूल कांग्रेस के कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए बड़े नेता नजर आए थे। 2017 में हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को दे दी। अब सीबीआई के अनुरोध के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के फिराद हकीम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा के खिलाफ मामला चलाने को लेकर मंजूरी दे दी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय के खिलाफ कब जांच होगी और कब उनको न्याय मिलेगा, कब जनता को न्याय मिलेगा जिसके करोड़ों रुपए इस चीट फंड के भेंट चढ़ गए हैं। और यहाँ तक कि मिथुन चक्रवर्ती भी चीट फंड का प्रचार कर रहे थे, उनका भी नाम शामिल है। एक और अपडेट की माने तो अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो आज हमें विदेशी सहारे की नौबत न आती। राहुल गांधी ने कोरोना के दूसरे प्रकोप को लेकर ये बयान दिया है। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो देश भर के अंदर चुनाव खत्म होने के बाद मोदी सरकार पुराने रवैये पर एक बार फिर से आ गई है, जहां पर पेट्रोल 1 रुपए बढ़ा दिया गया और डीजल को 1 रुपए 33 पैसे बढ़ा दिया गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कहा महामारी में लूट लगातार चल रही है, भारतीय जन लूट पार्टी बीजेपी का नाम हो गया है। इसी के साथ में थाईलैंड से आई कॉल गर्ल के कोरोना से मौत के मामले को लेकर सपा के नेता बोले, कहा बीजेपी सांसद के बेटे ने बुलाया था, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक और काला सच सामने आया है, जहां पर यूपी की राजधानी लखनऊ के अंदर थाईलैंड से आई एक कॉल गर्ल की लोहिया अस्पताल में कोरोना से मृत्यु हो गई। अब आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के राज्यसभा के सांसद संजय सेठ के बेटे थाईलैंड से इस कॉल गर्ल को 7 लाख रुपए में बुलाया था। भारत आते ही 2 दिनों के अंदर कोरोना से मृत्यु हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने आरोप लगाते हुए राजनीतिक जगत में एक बार फिर से खलबली मचा दी है और उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद के बेटे थाईलैंड से कॉल गर्ल को मंगाकर अय्याशी कर रहे हैं। सपा के प्रवक्ता संजय सेठ ने तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ साझा करते हुए बीजेपी के सांसद संजय सेठ के सुपुत्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी एक और देश के अंदर महामारी फैली हुई है, वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी के नेता इस तरह के कुकृत्य में शामिल हैं। एक और अपडेट की माने तो एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई ऑक्सीजन सप्लाई के लिए टास्क फोर्स। अलका लांबा बोली, कहा ये काम मोदी सरकार को करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार फेल है। एक और जानकारी की माने तो योगी इस राज्य में बेड नहीं मिलने के लेकर बीजेपी के विधायक का दुख सामने आया। उन्होंने कहा, जब हमारा ये हाल है तो आम जनता का क्या ही हाल होगा। वहीं बिहार के अंदर बीजेपी के सांसद भड़के तेजस्वी यादव बोले, गरीब साइकिल पर लाश से ढो रहा है और एम्बुलेंस धूल फाक रही है। सारण से बीजेपी के सांसद रूढ़ी के संसदीय क्षेत्र में कई सारे एम्बुलेंस खरीदे गए थे, जिन्हें चलाने वाला ड्राइवर नहीं मिल रहा। ये बातें बोलकर एम्बुलेंस को लाइन में लगा दिया था धूल फांकने के लिए, जिस पर अब तेजस्वी यादव ने भी निशाना साधा है। एक और अपडेट की माने तो मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए बताया है कि दिल्ली सरकार ने 1.34 करोड़ वैक्सीन की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल 3,69,000 वैक्सीन उपलब्ध कराई है। इसी के साथ में एक और अपडेट है,
जहां पर अगर मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगती है तो टीकाकरण से हार्ड इम्यूनिटी का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अदालत ने 30 अप्रैल को टिप्पणी करते हुए कहा था कि केंद्र को राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी टीकों की कीमत देने में समर्थ नहीं है। हाशिए पर रह रहे लोगों का क्या होगा? क्या उन्हें निजी अस्पतालों में दया पर छोड़ देना चाहिए? एक और जानकारी की माने तो मंत्री बनते ही फिरहाद हकीम ने जीएसटी को लेकर झूठ बोल रही है निर्मला सीतारमण। ये बयान जारी किया है ममता सरकार में वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए फिरहाद हकीम ने जीएसटी को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर रिस्पांस दिया है और कहा है कि उनके द्वारा जो बयान दिया गया है वह पूरी तरह से झूठ है। साथ ही साथ कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनावी सभाएं सबसे बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री ने मास्क न पहनकर गलत संदेश दिया। सैम पित्रोदा ने भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर ये बयान दिया है। इसी के साथ में पंजाब के अंदर 2 निजी अस्पतालों में प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत लाए गए 20 वेंटिलेटर खराब हो गए, शिकायत कर दी गई है। और प्रधानमंत्री केयर्स फंड में किसके द्वारा पैसा कितना दिया गया है इसकी अभी तक ऑडिटिंग नहीं हो पाई है। यही बड़ा कारण है कि 20 वेंटिलेटर खराब एक साथ हो जाना कहीं न कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। एक और जानकारी की माने तो शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष का नेता बीजेपी ने बनाया है। बैठक में ये फैसला लिया गया है। शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से विपक्ष का नेता चुना गया है, जिसके बाद बीजेपी के अपने हार्डकोर सपोर्टर और पुराने सपोर्टर ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है और कहा है कि इस तरह से पार्टी ने उन लोगों को मौका दिया है जो लोग कुछ दिनों पहले ही टीएमसी छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ गई, आईसीयू में शिफ्ट कराया गया है। उनकी तबीयत ठीक होने को लेकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दोस्तों। और इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो जयशंकर ने विदेशी मदद को लेकर ठोकी अपनी पीठ, तो शशि थरूर बोले कहा यह नया भारत है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सहानुभूति को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं आज के डिप्लोमेट, आज के वित्त मंत्री और आज के विदेश मंत्री, जिन्हें शर्म करनी चाहिए कि दुनिया भर के अंदर देश भारत को मदद पहुंचा रहे हैं सहानुभूति के कारण, लेकिन अपनी पीठ थपथपा रहे हैं जयशंकर। साथ ही साथ कोरोना संकट के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि फौरन संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की जरूरत है ताकि अपनी आवाजों को विपक्ष उठा सके और देश के अंदर जो त्राहिमाम दूसरे कोरोना की लहर की वजह से मचा हुआ है उस पर सवाल जरूर खड़े होने चाहिए और इसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। वहीं पंजाब में कर्फ्यू तोड़ने वालों के लिए बनाई गई टेम्परेरी जेल, हरियाणा के अंदर बीपीएल परिवार को 5,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसी के साथ में वेस्ट बंगाल के अंदर सीआईएसएफ के जवानों को तलब करने को लेकर विजय वर्गीय ने ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं। दोस्तों ऐसे में अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखे थे आपका चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।